अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। दो तीन अहम इश्यूज हैं जिन पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा प्रेस रिलीज का। रेंजर्स सिंध की प्रेस रिलीज जो कि 11 जून को सामने आई थी। इस प्रेस रिलीज में अहम इंकशाफ किए हैं रेंजर्स ने। कुछ जो इसके नुकात हैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें कहा है रेंजर्स ने कि 230 अरब रुपए कराची में वसूल किए जाते हैं गैर कानूनी हथकंडों से, गैर कानूनी कारोबार से, और इसका नुकसान पाकिस्तान और खासतौर पर कराची के शहरियों को भी होता है और हुकूमत को भी होता है। कौन कौन से ऐसे गैर कानूनी काम है जिनका जिक्र इस प्रेस रिलीज में किया है रेंजर्स ने? उनमें कहा गया है कि ज़कात फितरा जो है वो जबरन लिया जाता है, यानी कि जबरदस्ती लिया जाता है। कुर्बानी की खालें जो है लूटी जाती हैं। बत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग, चाइना कटिंग, ये तमाम वो जराइम है जिनका जिक्र पहली मर्तबा इस प्रेस रिलीज में नहीं हुआ है। उससे पहले भी मुख्तलिफ फोरम्स पे कहा गया है। लेकिन इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि ईरान से डीजल की स्मगलिंग की जाती है, गैर कानूनी पार्किंग और शादी हॉल के जरिए भी पैसा वसूल किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, मैच फिक्सिंग, फकीर माफिया के अलावा यह भी कहा गया है कि पानी की जो तरसील है वो भी गैर कानूनी तरीके से की जाती है। और इसकी मद में 230 अरब रुपए जो है कराची के शहरियों से वसूल किया जाता है। खास बात यह है कि इस प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि इन जराइम से जो रकम हासिल होती है वो लियारी, गैंग वॉर, मुख्तलिफ जो क्रिमिनल्स हैं उनमें तकसीम की जाती है, और साथ साथ सिंध के जो बाअसर शख्सियात हैं उनमें भी यह रकम तकसीम की जाती है। लेकिन इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है जो कि इस रिपोर्ट में प्रेस रिलीज में कहा गया है, वो ये है कि कुछ इनमें से जराइम ऐसे हैं, बल्कि बेशतर जराइम ऐसे हैं जिनकी सरपरस्ती कराची की एक बड़ी जमात कर रही है। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि सिंध के बाअसर अफराद भी मुलविस हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं और बिल्डर्स भी हैं जो कि इन लोगों की सरपरस्ती करते हैं। तो ये बड़ी अहम प्रेस रिलीज थी जिसका रद्द-ए-अमल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आया है और MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो सबसे अहम इस पर बयान था वो आज सेनेट में सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब ने दिया। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब फरमाते हैं कि अगर 2 साल से कंप्लीट मुकम्मल अथॉरिटी रेंजर्स को दी गई थी तो क्या वजह है कि 2 साल के बाद वो आकर बताते हैं कि आज भी 230 रुपए के गैर कानूनी कारोबार कराची में हो रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि रेंजर्स नाकाम हो गई है, फेल हो चुकी है? और साथ साथ में उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि रेंजर्स की यह नाअहली है या वो माफिया के साथ मुलविस है, इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये बड़ा अहम बयान था फरहतुल्लाह बाबर साहब की जानिब से दिया गया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि पहले ये ऑपरेशन जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ था, और अब जो दहशतगर्दों की फंडिंग है, जो इकोनॉमिक टेररिज्म है, उस तक भी रेंजर्स जो है अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर रही है, जिससे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा आज जो नून लीग और MQM के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब और रशीद गोडल साहब के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। और तमाम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे नईम उल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, प्रोग्राम में आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ ही देर में हमारे साथ हमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और साथ साथ हमें लिंक पर ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं शुरुआत करूंगा इस प्रेस रिलीज के हवाले से, लेकिन क्योंकि ये ताज़ा खबर है नईम साहब, तो मैं चाहूंगा कि आपसे इस पर जरा रद्द अमल ले लें। आपकी पार्टी की अहम शख्सियात की रुकनियत मुअत्तल कर दी है वजीउद्दीन साहब ने, जो कि आपके पार्टी के ट्रिब्यूनल के हेड है, जिसमें परवेज खटक साहब भी हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, नादिर लगारी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं। इन तमाम हजरात की जो रुकनियत है, पार्टी रुकनियत, वो मुअत्तल कर दी। और यह भी कहा है कि जहांगीर तरीन और नादिर लगारी को दोबारा पार्टी में शामिल ना किया जाए। देखिए, ये जो जस्टिस वजीउद्दीन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, ये कायम किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के अंदर इंतखाबात हुए थे 2013 में, उनके मुताल्लिक जो भी पिटिशन थी या शिकायत थी, उनके हवाले से वो पिटिशन सुनने के लिए इसको कायम किया गया था। और 2 महीने पहले, गालिबन मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं आ रही, इमरान खान साहब ने ये जो जुडिशल ट्राइब्यूनल था, ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, इसका काम ख़त्म हो जाने पर इसको तहलील कर दिया गया था। उसके बाद से जस्टिस वजी साहब और उनके जो साथी हैं गबोल साहब, बड़े काबिल एहतराम हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है और आप हमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। पार्टी की क़यादत का फैसला ये था कि नहीं, ये डिज़ोल्व हो चुका है और ये बातचीत जारी थी। उन्होंने अपना काम ख़त्म नहीं रख किया, मगर ऑफिशियली इमरान खान साहब ने खुद इस
ट्रिब्यूनल को तहलील कर दिया था। हैसियत क्या है ट्रिब्यूनल की? ट्रिब्यूनल की हैसियत, ट्रिब्यूनल खत्म हो चुका। तो फिर ये क्यों कहा है वजूद्दीन साहब ने कि पार्टी रुकनियत मुअत्तल हो गई है? उन्होंने ये अहकाम जारी किए हैं, मगर मैं समझता हूं कि कोई कानूनी हैसियत कम से कम पार्टी की क़यादत जो है वो इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो मतलब ये कब तक चलता रहेगा? आप कहेंगे कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, वो वहां से स्टेटमेंट जारी करते रहेंगे? हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि जस्टिस वजीर साहब का जो फैसला आया था पहले शुरू में, उसमें उन्होंने कहा, इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर हर किस्म का इख्तियार दे दिया था। उन्होंने कहा था फैसले में कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ में वही हैसियत है जो कायद आज़म की मुस्लिम लीग में थी, जो भुट्टो साहब की पीपल पार्टी में थी जी। तो मैं समझता हूं कि अभी मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है और पार्टी की तरफ से हमारा जो सरकारी इस पर रद्द अमल है वो यही है कि इनके फैसलों में कोई कानूनी उनकी हैसियत को पार्टी की क़यादत तस्लीम नहीं करेगी। उसमें यह भी कहा गया था ना कि जिन लोगों को ओहदों से हटाया गया है और जब तक इलेक्शन नहीं होते उनको ओहदों से हटाए रखा जाए, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को वापस बना दिया सेक्रेटरी जनरल। नहीं, जहांगीर तरीन साहब को सेक्रेटरी जनरल नहीं बनाया। जहांगीर तरीन साहब को उनको सेंट्रल ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया। उनको इख्तियारात वही दिए गए। पार्टी चलानी है, 70 लाख मेंबरों की पार्टी चारों सूबों में कायम है, उसको चलाना तो है किसी ने। तो इमरान खान साहब ने लेकिन जिन लोगों के ऊपर उस रिपोर्ट में शक शुबात जाहिर किए गए थे उनके अलावा पार्टी में लोग नहीं साहब? कौन सी रिपोर्ट? वजीउद्दीन साहब की रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत सारे नाम ऐसे आए थे जिन पे तहकीकात करने की जरूरत है, जिनको साइडलाइन कर दिया जाए, उन्हीं को दूसरे ओहदे दे दिए गए। तो पार्टी में दूसरे लोग नहीं थे जो संभाल सके इन ओहदों को? नहीं, देखिए, उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर तोड़कर नए इंतखाबात कराए जाए, जो हमने तस्लीम किया। नए इंतखाबात पार्टी में कराने के लिए हमने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयन किया है, जनाब तस्लीम नूरानी साहब, जिसको वजी साहब ने भी तस्लीम किया, पूरी पार्टी ने तस्लीम किया। वो तैयारी कर रहे हैं इंतखाबात की। जब तक कि वो इंतखाबात नहीं हो जाते ना, उस वक्त के लिए एक अबूरी सेटअप आया है, ये जो इमरान खान साहब ने सेटअप किया, जो इस वक्त चल रहा है। तो ये एक महज बयान है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इस पर तहरीक का सरकारी रद्द-ए-अमल यही है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इस पर ना हम अमल करेंगे ना इसको हम तस्लीम करते हैं। ठीक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब से कुछ देर पहले जो नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा था उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एमक्यूएम के हवाले से कुछ अहम बातें की हैं और इसके बाद नदीम मलिक साहब के साथ प्रोग्राम में भी कुछ देर पहले उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं एमक्यूएम के हवाले से। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा, इसके बाद इस पर सवाल करूंगा आपसे। जी, ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम है ये मुतफिका तौर के ऊपर पास की गई थी। ये मोटिवेटेड, इनको खतरा है कि इनके काले करतूतों के ऊपर जो है पर्दा उठेगा, इनको ये खतरा है। मेरी जाती राय ये है कि जो एमक्यूएम का जब तक वो एक प्योरली सियासी जमात नहीं बन जाते, जिस तरह एक सियासी जमात को होना चाहिए, जिस तरह नून लीग है या जिस तरह और भी सियासी पार्टियां हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो अपनी बाज एक्टिविटीज को खैराबाद नहीं कह सकते, अपने पुराने रिश्ते नाते नहीं तोड़ देते, ये सुबह कुछ कहना शाम को माफी मांगना, इस किस्म के रवैये खत्म कर दें। जी, तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा सख्त बयान था और ये किसी टॉक शो में नहीं दिया, ये नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि काले करतूत जो है एमक्यूएम के वो बेनकाब होने वाले हैं, इसलिए वो मुखालफत कर रहे हैं आर्मी अमेंडमेंट एक्ट की, ऑर्डिनेंस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शहजाद, इसमें 2-3 नुक्ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस असेंबली में ख्वाजा साहब ने पेश किया, मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था। एक तो ये कि जो असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, जो असेंबली को आगे असेंबली की कार्रवाई चलाने का जो तरीक़ाकार जैसे कहते हैं, ये उसके ऐन मुताबिक था। क्योंकि बेशक इस वक्त बजट इजलास चल रहा है, लेकिन जाहिर है बजट इजलास के दौरान कोई भी गैर मामूली सूरत हाल हो, कोई भी इस नोयत का बिल हो जो फौरी नोयत का हो, और ज़ाहिर है जब इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत पूरी हो रही है तो इसको आपने आगे एक्सटेंशन देनी है आर्मी ऑर्डिनेंस को, तो यकीनन इसे असेंबली में पेश करके इसको आगे एक्सटेंशन इसकी देनी आज ज़रूरी थी। और इसके लिए स्पीकर साहब के पास मुकम्मल इख्तियार है रूल्स ऑफ बिजनेस में कि वो इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसे ले सकते हैं। अब इसके ऊपर शोर मचाना कि ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है, तो एमक्यूएम ने शुरू यहाँ से किया। उस पर हमारे जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब वो खड़े हुए और उन्होंने आइन का और कानून का, रूल्स ऑफ बिजनेस का मुकम्मल एक लेक्चर दिया कि ये उसके यहाँ मुताबिक है, गलत नहीं है। तो उसके बावजूद डॉक्टर साहब बहस जो है वो रूल्स के हवाले से होनी चाहिए थी ना। ये कहना कि इनके काले करतूत जो है वो बेनकाब हो जाएंगे, ये बात कहां से फिर आ गई? जी, मैं अर्ज करता हूं, ये थोड़ा सा मैंने आपको पस मंजर इसलिए बताया कि 2 सीनियर 3 वज़रा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दिफा, दोनों बता रहे हैं कि ये रूल्स ऑफ बिजनेस और असेंबली की जो कार्रवाई के जो कवायद और ज़वाबित है उनके ऐन मुताबिक ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। और उनकी वजाहत के बावजूद जब वो शोर गुल नहीं रुका और वो सारे खड़े होकर नारे मारना शुरू हो गए
तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर तब ख्वाजा आसिफ ने यह बात की कि आपको इस ऑर्डिनेंस से तो खतरा तो नहीं है, आपको ये खतरा, हमें तो ये लग रहा है कि आपको ये खतरा है कि ये जब पास हो गया और इसके आगे तोसी हुई तो कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो इसकी जद में आ सकती है, कोई आपकी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो इसकी वजह से शायद उनमें कोई रुकावट आ सकती है। सवाल की तरह नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था, इसमें मुख्तलिफ बात है। डॉक्टर साहब आप तो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल कहा था कि क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, क्या आपके कोई ऐसे काले करतूत है? ये नहीं, उन्होंने कहा था इनके काले करतूत बेनकाब हो जाएंगे, इसीलिए ये खौफजदा है इससे। मैंने आपको यही अर्ज की कि उनका रवैया इतना गैर मुनासिब था, मौका महल उसका बनता नहीं था। सारी वजाहत देने के बावजूद अगर आप उसकी मुखालफत कर रहे हो तो फिर ख्वाजा साहब ने यही बात की कि ये तो लगता यही है कि इनके कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी या इन्हें ख़तरा है इससे, वरना तो मैं समझता हूँ कि और ख़ुद ये बिल जो असम्बली में इस वक्त टेबल हुआ है उसमें MQM खुद उसका हिस्सा है, सब ने उसकी हिमायत की है। और जब से बिल्कुल जी बिल्कुल, और जाहिर है मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से, मुल्क में लाकानूनियत के हवाले से, मुल्क में जब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी तशरीह मजीद भी कर देना कि इसमें कौन कौन से ऐसे काले करतूत हैं जो आपकी नजर में या आपके डिफेंस मिनिस्टर की नजर में बेनकाब हो सकते हैं, जिसको छुपाना चाहती है MQM? देखें, बदकिस्मती की बात है कि माजी में जो वाक़यात हुए हैं कराची में और जो चीज़ें सामने आई हैं बशमूल MQM के हेडक्वार्टर पे 90 पे रेंजर्स के छापे के बाद और वहाँ से ख़तरनाक मुजरिम, सज़ा याफ्ता ख़तरनाक मुजरिम जिन पे सहाफ़ी हजरात के कत्ल साबित हो चुके हैं, वो लोग जब वहाँ से पकड़े गए तो ये MQM के लिए एक बहुत तशवीशनाक मैं समझता हूँ कि सूरत हाल पैदा हो गई थी। और उस वक्त हम वो जमात थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि MQM अगर अपना सियासी किरदार अदा करेगी तो सारी सियासी जमातें उन्हें पार्लियामेंट के अंदर एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन ये जो चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरह के लोगों की पुश्तपराई करना, असला रखना या ऐसे और लोग जो इनसे मुंसलिक पाए गए, पकड़े गए, उनके खिलाफ शवाहिद साबित हुए, तो इससे इन्हें अलहदगी और किनारा कशी इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये जो बयान ख्वाजा साहब ने दिया, यकीनन इसके पीछे यही बात थी कि अगर इस तरह के लोगों की आपने पुश्तपनाही करनी है, इस तरह के लोगों की सरपरस्ती करनी है और ये लोग जो साबित शुदा मुजरिम हैं अगर आपके हेडक्वार्टरों से पकड़े जाएंगे तो फिर आपको यही डर होगा कि मजीद लोग ना पकड़े जाएं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई। ठीक है, मजीद लोग ना पकड़े जाएं। ये बात आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या ये खौफ है आपकी नजर में? ये कार्रवाई कराची में जो क़याम अमन के हवाले से है, ये किसी जमात के खिलाफ नहीं है। ये मुजरिम पेशा रशीद गोडिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे जरा इस पे रिस्पांस ले लेता हूं। MQM के पार्लिमानी लीडर रशीद गोडिल साहब हमारे साथ हैं, जिनकी ख्वाजा आसिफ साहब से इस मौजू के हवाले से। ख्वाजा साहब, रशीद गोडिल साहब, आप बात हो रही थी रूल्स के हवाले से, लेकिन इसका जो रिस्पांस था ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा भी, कुछ देर पहले नदीम साहब के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि MQM अपने काले करतूत को जो है बेनकाब होने से बचाना चाहती है, इसलिए मुखालफत कर रही है इस ऑर्डिनेंस की। शहजाद भाई, असेंबली के फ्लोर पे जब मैं उठा हूं तो मैंने इनसे ये कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस सस्पेंड हो चुके हैं और इस ऐवान में सिर्फ बहस बजट पे हो सकती है और ये एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हो चुका है। इसके बाद मैंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, उस दौरान ऑर्डिनेंस की कोई गुंजाइश नहीं होती। 120 दिन पहले ऑर्डिनेंस आया था, इसको बिल में ले आते, आदत अक्सर आपके पास है, आप पास करा लेंगे। उसमें मैंने कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं की, मैं कोई क्रिमिनल्स को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कायद तरीक अल्ताफ हुसैन भाई जीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल की हमेशा बात करते आए। अभी जो बैठे हुए डॉक्टर फजल चौधरी साहब, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, अपने मिनिस्टर की गलती को नहीं कर रहे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने सिवाय इसके कोई बात नहीं की कि 120 दिन हो चुके थे, आप ऐवान में बिल ले आते, सेशन चल रहा है, इसके बाद जो रेजोल्यूशन होती है इसमें एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई क्या जरूरत पड़ी। इस रेजोल्यूशन में किसी भी माहिर कानून को बैठा दें, किसी भी माहिर कानून को बैठा दें, वो कहता है इस रेजोल्यूशन में वो एक्सप्लेनेशन नहीं थी। दूसरी, आपके टीवी प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने अभी बात की कि महाजिर सिर्फ जालंधर से और पता नहीं कहां से आए थे। शुक्र है खुदा का कि कुछ महाजिरों को माने भी है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा मैं आधा महाजिर हूं। लेकिन मुझे ये बताएं जस्ट लेट मी फिनिश। महाजिर वो है जिसने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी है, उसने नहीं जिसने आंख खोली और पाकिस्तान मिल गया। हमने, हमारे बाप दादा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और आज भी हम पाकिस्तान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। कोई ये बात करता है अगर कि MQM अपने क्रिमिनल्स को छुपाने के लिए, तो इसी जून के महीने में पिछले साल मॉडल टाउन में 17 पुलिस वालों का दिन दहाड़े कत्ल हुआ था, सारे मीडिया ने दिखाया। क्या आवाज आई?
सियालकोट का बच्चा बच्चा उस आदमी के किरदार को जानता है जो आज ये बोल रहा था कि इनके गिरबान में हाथ पहुंचेगा। शहजाद भाई ना मुंह खुलवा, बात बहुत दूर तक जाएगी। हम कहते हैं जो भी काम करो रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत करो, और पाकिस्तान का आइन और कानून जिस बात की इजाजत देता है, मेरी पार्लियामेंट सॉवरेन पार्लियामेंट बिल कहते हो उसका कानून इजाजत देता है, वो बात करो। मैंने तो सिर्फ शहजाद भाई वो बात की थी, खुदा ना ख्वास्ता। नहीं तो फिर क्या वजह है? तो मुझे रशीद भुट्टी साहब, मैं समझ गया आपकी बात। मैं जानना चाह रहा हूं कि वजह क्या है, क्यों ख्वाजा आसिफ साहब इतनी सख्त बात करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर, क्यों? मियां साहब को दुश्मनों को जरूरत नहीं है, इन जैसे लोग मियां साहब के अंदर बैठ के छुरा घोंपने वाले लोग हैं। आज बिल्ली ठेले से बाहर आ गई। मैंने असेंबली में यही कहा ये रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ कोई बात हो रही है। व्हाई ओनली एमक्यूएम? ये भी जरा आप जरा रशीद भाई से पूछें। मेरे भाई पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ ने ये नहीं कहा, से ज्यादा नहीं, उन्होंने भी कहा। मैं रूल्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये जरूर कहा खिलाफवर्जी हो रही है, वो पीटीआई की खिलाफवर्जी की बात नहीं हुई। और मेरे भाई इजलास में रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप इजलास में आओ तो पता चले इजलास क्या हो रहा है। मेरे भाई डॉक्टर फजल चौधरी, शाह से ज्यादा शाह की वफादारी ना करो। ये गलती की ख्वाजा आसिफ ने जो बहस को डाइवर्ट कर दिया। मैं सिर्फ रूल्स और बिजनेस की बात कर रहा था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा आपके पास अददी अक्सरियत है, आप चाहें तो ये बिल ले आते 120 दिन में, इस बिल को पास करा देते, आपका नंबर गेम है। लेकिन ये बात जो अंदर का इंसान निकल के बाहर आया इनका कि इनके गिरबान तक हाथ पहुंचेगा और ये होगा वो होगा, वो भाई हमें कहां डराते हो? हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले लोग थे, आज भी देंगे और कल भी देंगे। हमने ज़रब उसकी सबसे पहले हिमायत की थी। हम पाकिस्तान की वो पार्टी है, मेरे कायद अल्ताफ हुसैन भाई वो शख्स हैं जिसने सबसे पहले ज़रब उसकी हिमायत की थी। और हम तो 2008 से रशीद साहब शैतानों को, दहशतगर्दों को और इस पाकिस्तान में मजहब के नाम पे मुनाफरत फैलाने वालों को। रशीद साहब मैं आपसे मजीद भी मैं मजीद इस पे आपसे बात करना चाहूंगा। नईम उल हक साहब को जरा इसमें इंक्लूड करूं। नईम साहब, ये आपकी पार्टी भी यही कहती रही है एमक्यूएम के हवाले से कि ये अपनी एक्टिविटीज को छोड़ दें या जो क्रिमिनल्स इनकी जमात में उनको बाहर करें, फिर हम भी इनको एक सियासी जमात तस्लीम करेंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब भी यही बात कर रहे हैं। ये दोनों पार्टीज, आप दोनों क्यों एमक्यूएम के खिलाफ हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको देखें, हम सन 88 से 27 साल से ज्यादा अरसे से हम तमाम जमातें एक दूसरे पे इल्जामात लगा रही हैं कराची के हवाले से, ठीक है। कराची में हजारों अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, दहशतगर्दी की नजर हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि जी एमक्यूएम ने किया, पीपल पार्टी ने किया, एनपी ने किया, किसी और ने किया, सारे हर ग्रुप्स हैं, माफिया है वहां पे हर किस्म के। और ये जो रेंजर्स की जो रिपोर्ट है, इससे और भी चीजें वाजे होकर सामने आ गई। रेंजर्स इसलिए आई है कराची में कि पुलिस फेल हो चुकी है, मिलिट्री कोर्ट्स का कानून इसलिए आया है कि अदलिया फेल हो चुकी है। 28 साल के अरसे में आप मुझे बताएं कि कितने लोगों को कराची में इंसाफ मिला है, कितने दहशतगर्दों को, कातलों को पकड़ के उनको फांसी की सजा दी गई है या सजा दी गई है। ये निजाम फेल हो चुका है। ये किसी सियासी जमात का कसूर नहीं है। वो सियासी जमातें उस निजाम में जकड़ कर कुछ कदम उठा ही नहीं पाती जिससे मसला हल हो सके। लेकिन कराची के जब भी इन इश्यूज की बात होती है, आपका टारगेट एमक्यूएम होती है, नून लीग का टारगेट भी आज एमक्यूएम की, ये क्या वजह है? एक एमक्यूएम टारगेट होती है, वो हमारे इख्तिलाफात उनके साथ है, वो हमारे खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ। मगर क्या आपका ये मानना है कि एमक्यूएम एक सियासी जमात है जो कि सिर्फ सियासी जमात नहीं और भी एक्टिविटीज है उनकी क्रिमिनल? एमक्यूएम कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है। मगर मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इस किस्म के इल्जाम आराई से परहेज करें। ख्वाजा आसिफ ने जो आज जबान इस्तेमाल की वो हमारे खिलाफ भी पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, उनकी जबान ही ऐसी है। अब उनको क्या ब्लेम करूं मैं? ख्वाजा आसिफ को ऐसी गिरी हुई हरकतें कौमी असेंबली में नहीं करनी चाहिए। मगर शायद वो आदत से मजबूर नहीं। ये वही इल्जामात है जो आप भी लगाते रहे। मैं कहता हूं, मेरी राय यह है इस वक्त, मैं आपको बताऊं इस मसले का हल क्या है। मैं सच्ची बात, मैं समझता हूं कि सिंध में इस वक्त हुकूमत को खत्म करके एक आजाद, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल गवर्नर राज नाफिज किया जाए, जो 6 महीने 8 महीने में सही मानों में तमाम दहशतगर्दों को, तमाम मिलिटेंट्स को पकड़ के उनको सजा दे। क्योंकि ना पीपल पार्टी, ना एमक्यूएम, ना कोई और जमात जो है वो इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। नवाज शरीफ साहब सन 90 में, मुझे याद है, कराची में इसी टाइप की मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे। सन 97 में भी उन्होंने दोबारा मीटिंग ऐसी प्रिजाइड की कराची के हवाले से। और अब 28 साल बाद, और अगर यही मीटिंग होती रही, यही बातें होती रही, तो 2050 में भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कराची के मसला। तो आप समझते हैं कि गवर्नर रूल लगाना चाहिए? बिल्कुल। ये आपकी जाती राय है, पार्टी के मौके पे? ये मेरी जाती राय है। और ये मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं कि दूसरी बड़ी जमात कराची की आप हैं, तो फिर आप मसले का हल ढूंढ लें। नहीं, हम मसले का हल ढूंढे, मगर वहां पे हमारी हुकूमत तो नहीं है ना हम मरकजी हुकूमत, फिलहाल एमक्यूएम की भी नहीं। ये मरकजी हुकूमत और सूबाई वो जो नुमाइंदे हैं वहां पर, हमारा तो कौमी असेंबली से सिर्फ एक सीट है कराची की,
हमें वो नुमाइंदगी नहीं मिली। मगर मैं समझता हूं कि इस मसले का हल पर बात करें। बहुत हो गई ब्लेमिंग, ठीक है, वो खराब है, वो चोर हैं, वो तो वो आप समझते हैं कि मसला हल हो जाएगा, कराची का मसला हल हो जाएगा गवर्नर? ये बातें हम 25 साल पहले भी सुन रहे थे, 20 साल पहले भी सुन रहे थे, 10 साल पहले भी सुन रहे थे। अब वक्त आ गया कि हम मुख्तलिफ किस्म की बातें करें और एक हल की तलाश करें सही मानों में। ठीक है, गवर्नर रूल नईमुल हक साहब कह रहे हैं कि लगना चाहिए सिंध में, और यही मसला है। इसके अलावा जो भी कुछ था हम आजमा चुके हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा जिस प्रेस रिलीज का मैंने जिक्र किया था उस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये प्रेस रिलीज जो जिसके कुछ नुकात मैंने इंट्रोडक्शन में भी सामने रखे, यकीनन आपकी नजर से भी गुजरे होंगे। इसमें बताया गया कि 230 अरब रुपए कराची के शहरियों से वसूल किए जाते हैं गैर कानूनी हथकंडों से। उसमें बहुत सारे जराइम है जिनकी पूरी फहरिस्त मैंने आपको बताई है। इस पर वफाकी पार्टी यानी कि PMLN का क्या मौकिफ है? देखिए, चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ये नहीं कि हम कोई अपनी बहैसियत वफाकी हुकूमत के को अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपनी जो हमारी जिम्मेदारी हैं वो दूसरों के सर को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल आईन पाकिस्तान में जो दर्ज है, जो सूबाई हुकूमत ने जो जिम्मेदारियाँ अदा करनी है वो बहरहाल सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे है। लॉ एंड ऑर्डर की वो सूरत हाल जिसका आपने जिक्र किया वो यकीनन सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे है, और सूबाई हुकूमत का ये काम है कि वो इस तरह के वाक़यात उनका नोटिस ले और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुकम्मल असबाब पैदा करे। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़, रेंजर्स की शक्ल में और दीगर वहाँ पे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो सारे मुकम्मल तौर पे सूबाई हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है, वसाइल के एतबार से हर तरह की मदद के लिए तैयार है और कर रही है, तो यकीनन सूबाई हुकूमत को आगे बढ़ के इसके लिए काम करना चाहिए। और वो मैं समझता हूँ कि अपने बिसात के मुताबिक जितना करना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि इस प्रेस रिलीज के बाद ये मेरा सवाल सुन ले, क्योंकि इस प्रेस रिलीज के बाद मैंने अभी बताया कि सेनेटर फरूख्तुल्लाह बाबर साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। एतजाज अहसन साहब ने भी ऐसी बात की थी, और ऐसा लगता है कि बड़े खुश नहीं है पीपल्स पार्टी वाले इस इकदाम से कि अब जो इकोनॉमिक टेररिज्म पे भी वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, करप्शन को भी बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है आगे जाकर के MQM के साथ साथ पीपल्स के भी तहफ्फुजात हो जाते हैं रेंजर्स की इस कार्रवाई पर, तो फिर आपकी जमात कहां पर खड़ी होगी? रेंजर्स के साथ खड़ी होगी इस ऑपरेशन के लिए, या पीपल्स पार्टी और MQM के साथ खड़ी होगी सियासी तौर पर? मैं ये समझता हूं कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ, चाहे वो रेंजर्स हों, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान जिन इलाकों में कार्रवाई कर रहे हों, उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात उन्हीं लोगों के हो सकते हैं जिनके ऐसे कोई कारनामे हों जो रेंजर्स के ज़रिए बेनकाब हो रहे हों, या रेंजर्स उनको गिरफ़्तार कर रही हो, या रेंजर्स उनके रास्ते में कोई रुकावट बन रही हो। हर वो सियासी जमात जो सिर्फ सियासत कर रही है, जो आवाम को खिदमत के ज़रिए आवाम के दिल जीतना चाहती है और उनको जो मैंडेट मिला है उसकी तकमील करके बेहतर परफॉर्मेंस के ज़रिए आवाम के दिलों में कोई मकाम बनाना चाहती है, उसे रेंजर से कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती, उसे इंटेलिजेंस इदारों से कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी जमात का, और यहाँ मैं किसी मखसूस जमात, किसी भी जमात की बात नहीं कर रहा, हमारी जमात का भी कोई फ़र्द अगर कराची में पाकिस्तान के किसी इलाके में अगर पकड़ा जाता है और किसी गैर कानूनी फेल में मुलविस होता है, चाहे वो रेंजर्स पकड़े, चाहे पुलिस पकड़े, चाहे FIA पकड़े, हमें उसे कंडेम करना चाहिए। हर सियासी जमात को उन तमाम अफराद जो किसी भी जराइम से, खा वो बत्ताखोरी हो, खा वो टारगेट किलिंग हो, खा वो अगवा बराए तावान हो, खा वो कोई भी और जुर्म हो, अगर उसमें वो मुलविस हैं और वो रेंजर्स के ज़रिए या किसी और इदारों के ज़रिए पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाने का ख़तरा है, तो सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों से अपनी जान छुड़ाएं, ठीक है, इन लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें। मैं चाहूंगा कि अपना मौक़िफ़ दे दे। और मरकजी हुकूमत जो है वो तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके ये कार्रवाई कर रही है। MQM की अपील पे ये सारी जो है वो कार्रवाई शुरू हुई है, और उसमें तमाम ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि किस किस्म का रिएक्शन आया पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस चीज पर। रोशनियों के शहर चाहते हैं डॉक्टर साहब मैं उस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन है, जो कि वहां पे सूबाई हुकूमत में है, उनका रिएक्शन भी तो आपने देखा है ना। अगर ये रिएक्शन आएगा तो कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? फिर जब भी एपेक्स कमेटी के इजलास होते हैं उसमें आपको पता है कि सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर, ये मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा, हर TV चैनल पे चलता है कि वहाँ पे संगीन नोयत की ऐसी, आप ये कहें कि वहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, और वो कमज़ोरियाँ
सामने आती हैं, पूरी कौम को पता लगता है कि वहां पे गवर्नेंस के हवाले से सीरियस इश्यूज हैं, उन इश्यूज को दूर करना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं नईम उल हक साहब के मशवरे से कि गवर्नर राज लगा देना चाहिए, और अगर लगाना है तो फिर वो अगर गवर्नर रूल के हवाले से क्या कहेंगे आप? नईम उल हक साहब कह रहे हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। देखिए, मैं समझता हूं कि गवर्नर रूल, ये मेरी भी जिस तरह उन्होंने कहा जाती राय है, मेरी अपनी एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जाती राय है कि हमें हर बात की इंतहा पे नहीं पहुंचना चाहिए। सूबाई हुकूमत को सोचना चाहिए कि बार बार उन्हें वहां से लोग मैंडेट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लोग उनसे अपने मसाइल का हल चाहते हैं, कराची में अमन चाहते हैं, तो क्यों ना सूबाई हुकूमत आगे आए। मरकजी हुकूमत जब अपने तमाम वसाइल दे रही है, तमाम पार्टियों को ऑनबोर्ड करके उनके साथ इस ऑपरेशन में उनके शाना बिशाना खड़ी है, उन्हें कप्तान बनाया हुआ है, आगे कर रही है, उन्हें भी खुशदिली से और नेक नीति से आगे जाना चाहिए। सिंध जो है वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, ठीक है, मैं जरा नईम उल हक साहब से भी इस पर रिस्पॉन्स लूं। नईम उल हक साहब, इस प्रेस रिलीज में जिन जराइम का जिक्र किया हुआ है, ये कोई नए जराइम नहीं है। चाइना कटिंग का हमने पहले नहीं सुना, लैंड ग्रैबिंग का पहले नहीं सुना। ये जो प्रेस रिलीज है जिसमें आपने 230 अरब रुपए की तरफ इशारा किया, ये वही वाला प्रेस रिलीज। पाकिस्तान, तमाम माहिरीन माशियात इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की वाइट इकोनॉमी का 50% है, यानी वाइट इकोनॉमी हमारी 25,000 अरब रुपए के लगभग है, तो ब्लैक इकोनॉमी 12 या 12,500 अरब रुपए के बराबर है। तो ये तो उसका चंद परसेंटेज पॉइंट हुए, इस बात में बिल्कुल हकीकत है कि 230 नहीं बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये कराची में, हम जानते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूं, कराची से मेरी पैदाइश कराची की है, मेरी आधी उम्र कराची में गुजरी। कराची में इस किस्म के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं पिछले 30 साल से। अगर मेरे दोस्त तारिक चौधरी साहब समझते हैं कि सूबाई हुकूमत इन मसाइल को हल कर पाएगी, तो मैं कहता हूं कि पिछले 30 साल उठा के देख लीजिए, मुझे ये बताइए सर, इस कौन सा मसला हल हुआ है। इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि सियासी सरपरस्ती भी हो रही है। कराची की एक बड़ी जमात तो है, बहुत से हर थानेदार का सियासी सरपरस्त मौजूद है, और बेशुमार कराची के हर हल्के में ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, ये तमाम मतलब जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके अपने अपने लोग हर जगह गवर्नमेंट के हर महकमे में कायम हैं। आप पीपल पार्टी के किसी आदमी को पकड़िए तो वो शोर मचा देते हैं, एमक्यूएम के किसी आदमी को पकड़िए वो शोर मचा देते हैं। तो भाई इंसाफ कैसे आएगा? इंसाफ सिर्फ उस सूरत में आएगा जब एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल गवर्नर, तारिक चौधरी मेरे भाई हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर वो समझते हैं कि सूबाई हुकूमत ये मसला हल करेगी, तो मुझे बताएं कि सन 88 से अब तक सूबाई हुकूमतों ने क्या कर लिया वहां। जी तारिक चौधरी साहब, देखिए, मैं कब ये कह रहा हूँ जी कि जो सूबाई हुकूमत है वो इस वक्त जो ज़रूरत है कराची में क़याम अमन के हवाले से जो इक़दाम करने भी उनको पूरा उतर रही है। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि उनकी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, बड़ी खामियाँ हैं उसके अंदर। और जब भी वहाँ पे एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार वहाँ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, उन मीटिंग्स की सरबराही कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला वहाँ पे जाते हैं, उन तमाम जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग के इदारे हैं, जो वहाँ पे सूबाई हुकूमत के सबके साथ बैठते हैं, गवर्नर के साथ बैठते हैं, कोर कमांडर साहब के साथ बैठते हैं, वज़ीर आला हर वक्त साथ लेकिन इसका हल ये नहीं है। आप ये भी देखें कि अगर आप गवर्नर रूल लगा देते हैं, ये अपनी अपनी एक राय है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, डेमोक्रेटिक आदमी हूं, वहां पे लोगों ने मैंडेट दिया है सूबाई जमात को। अब उसमें जो रिएक्शन होगा क्या में अमन वही रह जाएगा, सारी की सारी सियासी जमातें उठ के वफाकी हुकूमत के पीछे लग जाएंगी, वहां पे नए जनाब सिलसिले शुरू हो जाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं। प्राइम नवाज शरीफ साहब ने सन 90 में भी वजीर आजम की हैसियत से इसी टाइप की मीटिंग की सदारत की थी। यही मसाइल थे, यही वो दो सियासी जमातें थी जो कराची को इनॉग्रेट करी थी। 25 साल से नवाज शरीफ साहब इस मसले से आगे हैं। चल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है और इस ब्रेक के बाद हम जुडिशल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही जुडिशल कमीशन की कार्रवाई खत्म होती है, तहरीक इंसाफ आके कहती है कि फैसला ऐसा लगता है हमारे हक में आ जाएगा, जो शवाहिद मिले हैं उससे सिस्टमैटिक रिगिंग जो है वो साबित होने वाली है। फिर नून लीग के नुमाइंदे आते हैं, प्रेस से बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, हार मांग ली है, इसीलिए खत लिखा था जुडिशल कमीशन को। हकीकत क्या है, किसके हक में जो है इस वक्त कार्रवाई जारी है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तारिक फजल चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है? जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के बाद आप कहते हैं कि आप जीतने वाले हैं और फैसला जो है आपके हक में आ जाएगा। कुछ साबित नहीं कर सकी पीटीआई, लेकिन पीटीआई समझती है कि फॉर्म 15 वाले इशू के बाद और खासतौर पर अब जब 12 हल्कों का रिकॉर्ड मंगवाया गया तो उसके बाद उनकी पोजीशन बड़ी तगड़ी हो गई है।
शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के बाद, क्योंकि मैं ख़ुद भी हमारी जो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, मैं ख़ुद भी उसका हिस्सा होता हूँ और मैं जाता हूँ उस कार्रवाई में। हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि जुडिशल कमीशन अब ये फ़ैसला करने जा रहा है या ये फ़ैसला आएगा। ये ज़रूर हमने कहा है और बारहा मरतबा ये बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने भी इल्ज़ामात धांधली के हवाले से उसने आयद किए, कंटेनर से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी टॉक शोज़ में, उनमें से किसी एक भी इल्ज़ाम के रेलेवेंस से या उस इल्ज़ाम की हमायत में सबूत जो है वो सबूत पेश नहीं कर सकी। वो चाहे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हों, जस्टिस रमदे हों, वो जायद बैलेट पेपर हों, वो उर्दू बाज़ार में छपवाई हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो आपके नजम सेठी, कोई भी नजम सेठी समेत कोई भी इल्जाम जो उन्होंने लगाए, लेकिन ये फॉर्म 15 और फॉर्म 15 के हवाले से जो इन्होंने कहा था वो तो साबित हो गया कि बहुत सारे फॉर्म 15 गायब हैं। मैं आता हूं, और एक्स्ट्रा बैलेट पेपर वाली बात भी इनकी दुरुस्त साबित हुई, वो भी छापे गए। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जामात की बूछाड़ कर रही थी, उस वक्त इन्हें फॉर्म 15 का नाम भी पता नहीं था, ना इनकी क़यादत को ना इनको, कि फॉर्म 15 क्या होता है। वरना कंटेनर से हम रोज सुनते फॉर्म 15 इन्हें पता ही नहीं था। ये तो अदालत में आके इन्हें पता चला कि फॉर्म 15 नाम की भी कोई बिल्ली होती है और यहाँ से उसको थैले से बाहर निकाली की इन्होंने कोशिश की। बाकी इल्जाम तो साबित नहीं हो सके, लेकिन फॉर्म 15 भी 90% से ज्यादा आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे मौजूद हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां पे वो नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आज की रिपोर्ट में 90% से ज्यादा फॉर्म 15 मिल गए जी, 90% से ज्यादा मिल गए। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। नहीं जी, नहीं जी, देखे ना, ये कल आपको पता चल जाएगा साहब, ये कल आपको पता चल जाएगा। देखें, बात ये है कि सबसे कम फॉर्म 15 बरामद हो रहे हैं केपीके से, लेकिन आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, मुझे इसलिए कि दूर दराज इलाके हैं, वो ठीक है, बक्से खोल रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आप को मुजरिम क्यों समझ रही है। ये कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये आप एक मिनट तारिक भाई, मेरी बात खत्म, मेरी बात सुन ले। हमारी जिम्मेदारी तो नहीं थी। ये कानून बनाया था हमने मिलकर नून के साथ, ठीक है जी। कानून, इस कानून में साफ लिखा हुआ है कि इस बात की छानबीन की जाएगी कि इंतखाबात में धांधली हुई या नहीं हुई। नून पर कहीं कोई उस कानून में कोई इल्जाम नहीं था, ठीक है जी। मगर ये जुडिशल कमीशन का फर्ज है कि वो तमाम तहकीकात सामने लेकर, ये हमारा फर्ज, ये हमारा काम नहीं है कि हर चीज साबित करें। जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कमीशन है, ट्रायल कोर्ट नहीं है। मगर और वो अब जो भी सारी इंफॉर्मेशन उनके सामने आएगी, उसकी बुनियाद पे जो भी वो फैसला करेंगे, हम उसको कबूल करेंगे, चाहे वो हमारे हक में हो चाहे हमारे खिलाफ में हो। और हमारा नून तो उस वक्त ये गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं, उस वक्त तो नून उसी में नहीं थी। हम तो ये कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं बेनिफिशियरी वो है, तो मुजरिम तो वही है ना आपकी नजर में। बेनिफिशियरी ये है, तो हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वो जो धांधली हुई वो किस तरीके से हुई, किसने की, और क्या इसके पीछे कोई साजिशकार फरमान थी या नहीं। और जुडिशल कमीशन इस बात का फैसला करेगा। सिस्टमैटिक रिगिंग जब आप कहते हैं तो फिर आप उसमें नून लीग को भी शामिल करते हैं ना, कि वो भी उस सिस्टमैटिक रिगिंग करवाने का हिस्सा थी। नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूं, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि नून लीग का क्या रोल था उसमें, और ये जुडिशल कमीशन जो फैसला करेगा हम कबूल करेंगे। जी तारिक साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं जी कि हम खुदा न खास्ता ना कोई गिल्टी है, ना हमें कोई परेशानी है। हम तो दस्त बदस्ता सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास इल्ज़ामात की एक तवील फहरिस्त थी और एक कमरे में पूरे बंद, कंटेनर में बंद आपके पास सबूत थे, लेकिन जितने इल्ज़ामात लगाए गए वो आप इस जुडिशल कमीशन के सामने उनके हक में आप दलाइल से या सबूत से साबित नहीं कर सके। हम तो ये मुकदमा कौम के सामने रख रहे हैं कि आपने कौम का वक्त ज़ाया किया, जुडिशल कमीशन का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपना मैंडेट जो लोगों ने आपको दिया, आप उसके लिए कुछ काम करते, लोगों की बहबूद के लिए कुछ काम करते, 1,20,000 कुछ काम करने देते, सबमिट किए हैं। ये आपने बिल्कुल पूरी कौम को दूसरी ट्रैक पर डाल दिया है, वक्त ज़ाया किया है कौम का। हम तो ये बहुत शहादतें हैं, बहुत शवाहिद है। अभी तो अब वक्त आ गया है कि जुडिशल कमीशन एग्जामिन करेगी सारे डॉक्यूमेंट। तारिक साहब, एक सवाल का ये जवाब दे दे, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि एक्स्ट्रा बैलेट पेपर भी छापे गए और बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जिसमें हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स भी खड़े हुए, ये भी इत्तेफाक है? और फॉर्म 15 जो कि तफसीलात बताता है कि कितने इस्तेमाल हुए वोट्स और कितने नहीं इस्तेमाल हुए, वो भी गायब है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? और 9 करोड़ बैलेट पेपर का कोई पता ही नहीं कहां गया। 9 करोड़। बड़ी अच्छी आपने बात की शहजाद। जब ये इमरान खान साहब ने इंकशाफ की शक्ल में ये बात की कि जायद बैलेट पेपर फलां हल्के में गए हैं, तो
अक्सर लोगों ने यह समझा, जिन्होंने ज़िंदगी में इलेक्शन ज़ाहिर नहीं लड़े होते, कि शायद ये पहली दफ़ा इस इलेक्शन में हुआ है। लेकिन उसके बाद जब इस पर सर्च की, आपके बहुत सारे मीडिया के दोस्तों ने, एंकर्स ने सर्च की, तो पता ये चला कि 70 से आगे तक जितने भी इलेक्शन हुए उसमें अजायद बैलेट पेपर छपे हैं, और वो इसलिए छपते हैं, ठीक है, कि मेरे उसकी तादाद पे जो है पीटीआई को एतराज है कि इजाफी बैलेट पेपर जरूरत से ज्यादा कुछ हल्कों में छापे गए हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रशीद गोडल साहब हमारे साथ हैं, उनका भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।